वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस के फर्स्ट ऑर्डर ओडीईज़ को अब हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास काफ़ी आसान है, इसमें हमने मैट्रिक्स को ही डिस्कस करना है। पहले तो हम देखेंगे कि मैट्रिक्स किस फॉर्म में हमारे पास होंगे। हमें पता है कि हम x को डिनोट करते हैं कैपिटल X के साथ, मीन्स के जितने भी स्मॉल x हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ये कॉलम की फॉर्म में हमारे पास होंगे। ए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स भी आ सकते हैं, 5 6 इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से आएंगे कि A11 सो ऑन टू A1n तक जाएंगे। और टी के रिस्पेक्ट से हम इसको कर रहे हैं कि टी हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और एफ ऑफ टी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं फंक्शन को, और हमारा स्मॉल f(1) f(2) सो ऑन टू fn तक कॉलम की फॉर्म में हम यहाँ पे इसको लेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर कहा गया तो इसका मतलब है कि हम इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देन द सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू, हमारे पास ये सॉल्यूशन निकलेगा कि ax प्लस एफ ऑफ टी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी x डैश इज इक्वल टू ax प्लस एफ। कब होगी? जब हमारे पास ये जो है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर ये हमारे पास सिस्टम जो है ये वाला सिस्टम होमोजीनियस बन जाता है तो यहाँ पे एफ ऑफ टी जो होगा वो ज़ीरो होगा, और हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स हम लेट करेंगे। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास x1 x2 सो ऑन टू एक्स के वैल्यू सेट दिए गए हैं, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन वेक्टर ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम 1। हम यहाँ पे अभी होमोजीनियस को डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द इंटरवल आई, ठीक है, आई इंटरवल हमें यहाँ पे दिया गया है। आई कोई भी इंटरवल हो सकता है 0 to t, ठीक है। तो x इज इक्वल टू c1 x1 इस फॉर्म में हमारे पास होगा, वेयर सी आई इज़ वेरी फ्रॉम मीन्स के c1 सो ऑन टू सी के तक। तो i इज इक्वल टू 1 to k है हमारे पास। आर आर्बिट्रेरली कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑन द इंटरवल। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होगी, x इज़ इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस सो ऑन सी के एक्स के तक। अभी सिर्फ इसके दो रूल्स आपको बता रही हूँ हम, और एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 8.1 और ये हम कर रहे हैं हमारी बुक है ये सिस्टम ऑफ लीनियर, ये मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये हमारी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ से हम इस जो है एक्सरसाइज को कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द लीनियर सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये हमारे पास बहुत ही ईजी फॉर्म है, हमने ये पहले भी किए हुए क्वेश्चंस। इनको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब डेरिवेटिव दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसको हम x डैश के साथ शो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 और 5 है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारे पास A11 A12 सो ऑन टू an तक 1n तक या फिर n तक जो भी होगा वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में होंगे नंबर्स। कोफिशिएंट्स होंगे 3 5 4 8 है इसमें, तो हम ये वाली टर्म्स लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म कहा गया है तो एक्स वाई, तो कैपिटल एक्स को हम शो करेंगे कि ये हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है। प्रीवियस जो हमारे पास था हमने लिया था x1 एंड x2 x3 सो ऑन टू xn तक। अब यहाँ पे उन्होंने उसको x1 और x2 की बजाय x और y जो है उन वेरिएबल्स के साथ शो किया, तो हम कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स वाई लेंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास जो है यही फॉर्म बन जाएगी। आप इसको सॉल्व करके भी देख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 3x माइनस 5y, सेम आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dx ओवर dt एंड द अदर वैल्यू इज़ 0, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब हम कर रहे हैं तो y के फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो y के लिहाज से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 8x और y, ठीक है, 4x प्लस 8y, तो ये हमारे पास
वही दोबारा से सॉल्यूशन बन रहा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट किया है अभी, बाकी 1 to 6 1 कर दिया है, 2 to 6 तक आप लोग खुद करेंगे, वो मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखा दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने इन 7 to 10 राइट द गिवन सिस्टम विदाउट द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस को यूज़ किए बगैर हमने इसको सिस्टम फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव दिया गया d/dt विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, ठीक है, मीन्स के कैपिटल X इज इक्वल टू x, y, z है। अभी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करके तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसको किया तो e⁻t -3t आ गया। इस तरह से ये 3 इक्वेशंस बना दी। अब dx/dt इसके इक्वल है, dy/dt इसके इक्वल है और dz/dt इसके इक्वल है। ये तीनों हमने यहाँ पे फॉर्म्स लिख दी। तो ये हमारे पास विदाउट हमने यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के सीधा सीधा सिस्टम फॉर्म में इक्वेशन को मेंशन कर दिया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। यह क्लियरली नज़र आ रही हैं सारे क्वेश्चंस। 1 मैंने कर दिया है, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। 2 to 6 7 वाला मैंने कर दिया है, 8, 9 और 10 आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो है 11 to 16 को डिस्कस करने लगे हैं 8.1 के। इसमें हमें कहा गया है कि वेरीफाई करें कि हमारे पास जो वेक्टर x है इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, कि जो x है हमारे पास ये इस गिवन सिस्टम का सोल्यूशन है। फर्स्ट हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास x जो है वो xy है, मींस के यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि ये x1 है और ये x2 है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल X है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, और ये इसके अंदर वैल्यू आ जाती है x1, x2 सो ऑन। अब यहाँ पे वो x, y, z, u, v इस फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x, y, ठीक है। तो हमने इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में मेंशन कर दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में जब मैंने इसको मेंशन किया तो ये हमारे पास क्या आता है ax, मीन्स कि ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू दी गई है। x क्या है 1 to e⁻−5t, क्योंकि e⁻−5t दोनों में कॉमन था इसलिए बाहर लिख लिया। उसको हम लिख सकते हैं e⁻−5t और 2e⁻−5t, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे x क्या था, इक्वल था xy के, इसका मतलब है कि स्मॉल x इज इक्वल टू e⁻−5t एंड y स्मॉल y इज इक्वल टू 2e⁻−5t। अब इन दोनों की जगह पे हम उसकी वैल्यू को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू को मेंशन कर दिया। अब ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स के सॉरी हमारे पास जो x है उसके t के रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पे उसका लिख लिया। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आता है, और dy के रिस्पेक्ट से हमारे पास इसका सोल्यूशन ये निकलता है। अब एक्स वाई क्या था, एक्स वाई हमारे पास निकला था, जो गिवन आपके पास इक्वेशन थी वो ये थी, और dx/dt का सोल्यूशन ये है और dy/dt का सोल्यूशन ये है। अब इन दोनों से हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जब इनकी वैल्यूज़ को दोबारा से रखेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन ही निकलेगा। मीन्स के यहाँ पे क्या है, -5 और -5 दोनों में कॉमन आ रहा है। -5 ख़त्म, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा e⁻−5t और यहाँ पे आ जाएगा e⁻2e⁻−5t। या आप इसको जो है वो इंटीग्रेट करके देख लें। इंटीग्रेट करके देखेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन निकलता है, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन निकलेगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारे पास x दिया गया था वो जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। x इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, इस सिस्टम का सोल्यूशन ही आ रहा है हमारे पास। सारे क्वेश्चंस आपने 11 to 16 मीन्स के 12 to 16 जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इसी तरह से ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा फंक्शन को यूज़ किया गया, तो फंक्शन के रिस्पेक्ट से हम उसको ले लेते हैं।
कि हमारे पास यहाँ पे सिस्टम ये दिया गया है और x की वैल्यू ये दी गई है। पहले हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने क्या किया, जो हमारे पास एक्स वाई था इसको कंपेयर कर लिया इसके साथ, क्योंकि ये x है ये भी x है, तो हम लेट कर सकते हैं ना कि लेट किया है कि x इज़ इक्वल टू एक्स वाई है, तो हम कहेंगे कि x इज़ इक्वल टू 5 cos t e पावर t है और y इज़ इक्वल टू 3 cos t माइनस साइन t इंटू ई टी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इनको जो है वो सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन की फॉर्म बना दी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जो आपके पास गिवन एक्स था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ये है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये इस तरह से है ना, डी ओवर डी टी एक्स वाई। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं और वाई के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं एक्स की और वाई की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोबारा से, जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर किया था कि एक्स है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा से रिपीट फॉर्म में लिखी है। ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू एंड डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, ये सेपरेटली लिख दिया। उसके बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से क्या आया, यहाँ पे 5 ई पावर टी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जब ये कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ये है आपके पास, और यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन है, डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू, अच्छा 3 cos t। अब इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया हुआ है, या आप यहाँ पे, क्योंकि ये सॉल्यूशन था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ 2 cos t, ये मैंने दोबारा से इसको सॉल्व किया था, आप सॉल्व नहीं करें, यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली वही चीज़ को ले लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं, ये इक्वेशन है ना, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को लेना है, इसको विद एक्स, क्योंकि ये इक्वल है एक्स वाई के, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें टी के रिस्पेक्ट से, इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से ले लें। जो इसका सोल्यूशन निकलता है वो अगर इस सोल्यूशन के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो एक्स की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में वो उसका सोल्यूशन है, वो वेरीफाई हो जाएगा रिज़ल्ट। अस्सलाम वालेकुम, आज हम 8.1 के क्वेश्चन नंबर 17 टू ऑनवर्ड करने लगे हैं, और उसके लिए हमें चाहिए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कि हम किस तरह से उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन में है कि एक तो हमारे पास वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर मीन्स के ये सेट पूरा हमारे पास होगा, x इज़ इक्वल टू x1 x2 सो ऑन टू xn, ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था। एनी सेट ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वेक्टर्स ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम की हमारे पास इक्वेशन जो है वो x डैश इज इक्वल टू ए एक्स है उन एन इंटरवल आई। अब इंटरवल आई कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिया जाता है ज़्यादातर, तो यहाँ पे इंटरवल का जिक्र किया गया है। इट्स सेट टू बी अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑन द इंटरवल। अब इसकी डेफिनेशन में हमें ये कहा हुआ है कि एक तो हमारे पास ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन अगर निकलता है वेक्टर्स का होमोजीनियस का ऑन इंटरवल आई, तो हम उसको फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे ऑन दैट इंटरवल के जिस इंटरवल में हमने उसको फाइंड किया है। अब ये एग्जिस्ट किस तरह से करता है, देयर एग्जिस्ट अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस सिस्टम 5 ऑन इंटरवल आई। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, अब हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं कि ये अगर हमारे पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन निकल आता है होमोजीनियस सिस्टम का, तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास होगा कि हम x इज़ इक्वल टू जो भी हमारे पास x1 x2 x3 सो ऑन जो भी निकलेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे c1 x1 कॉन्स्टेंट्स के साथ, वेयर सी आई आर आर्बिट्रली कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू आई है, लेट्स से कि
फंक्शन कोस निकल आया, तो वहाँ पे हम लिखेंगे C1 कोस t, और C1 की अगर हमारे पास वैल्यू है तो हम वहाँ पे उसकी वैल्यू को मेंशन कर देंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है, हमें इस एग्जांपल में कहा हुआ है कि एग्जांपल पीछे वाली यूज़ की गई है, मीन्स कि क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है। फ्रॉम एग्जांपल 2 वी नो दैट x1 और x2 हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकले हुए हैं। तो किस पे हैं, इंटरवल पे। तो इसका मतलब है कि x1 और x2 जो है वो फंडामेंटल सेट कहलाएंगे ऑन दैट इंटरवल -∞ to ∞। अब इसको लिखना किस तरह से है, जनरल सोल्यूशन है C1 x1 + C2 x2। तो C1 की हमें वैल्यू नहीं दी गई, तो हम वहाँ पे सिर्फ x1 और x2 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। 3 वेक्टर्स हैं और कहा गया है कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम है 8 का इन एग्जांपल 3। प्रीवियस एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी। ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम निकाला हुआ है कि यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकल रहा है अब फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए C1 x1 + C2 x2। अब उन्हीं चीज़ों को ही लेके आगे चल रहे हैं जो हमने पीछे की हुई थी। ये हमारे पास बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू निकला हुआ है, ठीक है। लीनियर कम्बिनेशन को शो किया गया है। वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, 2 का, अब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ हम क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जांपल में यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास 2 की बजाय 3 जो है वो x की वैल्यूज़ दी गई हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस दिए गए हैं x1 x2 एंड x3। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है W किसको कहा जाता है, ये हमारे पास मेथड है। तो यहाँ पे हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना। निकालने के बाद अगर ये सॉल्यूशन 0 के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू मीन्स कि ये जो फॉर्मूला है ये होल्ड करता है। ये कहाँ से है, ये मैंने प्रीवियस स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था। ये वाला हमारे पास है इसका थ्योरम कि क्राइटेरिया फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। वहाँ पे हम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू x1 x2 सो ऑन टू xn तक हो सकती है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला इसका यूज़ करना है। यहाँ पे हमें इसकी थ्योरी में दिया गया है कि n सोल्यूशन वेक्टर है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ ऑन एन इंटरवल। अब सारी जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो सारी हमारे पास हुई है, तो इनको रोस्कियंस मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ओनली विद रोस्कियंस मेथड। अब जितनी भी आपके पास x की वैल्यूज़ दी जाएंगी उनको हम कॉलम के थ्रू और रो के थ्रू जो है वो लिख देंगे हमारे पास। अब ये वाला फॉर्मूला है और हमारे पास x1 x2 एंड x3 दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये 3 लाइंस बनेंगी, x11 x12 x13 x21 x22 x23। इसी तरह से हम ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ मेंशन कर दी। मैंने यहाँ पे e⁻t को डायरेक्टली अंदर इन्होंने किया हुआ, तो ये हमारे पास आ गया। अब सोल्यूशन जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो हम इसको कहेंगे कि ये सोल्यूशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन द इंटरवल। ये डेफिनेशन है हमारे पास, जो क्राइटेरिया है लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन को निकालने का, और ये हम रोस्कियंस मेथड के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन अगर कहा गया है तो हम क्या करेंगे कि हम C1 x1 C2 x2 C3 x3 तीनों यहाँ पे मेंशन कर देंगे, x इज़ इक्वल टू दीज 3 वैल्यूज़। अभी हमने जो भी प्रोसेस किया है वो था होमोजीनियस सिस्टम के लिए। अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम आ जाए तब क्या होगा,
नॉन होमोजेनियस सिस्टम में हमारे पास क्या होगा कि इन फंक्शंस के साथ t की वैल्यूज़ आ जाएं सेपरेटली, जैसे 2t1 आ जाए, 2t3 आ जाए, या हमारे पास कोई भी 1 2 आ जाए, इस तरह के कांस्टेंट टर्म्स आ जाएं या वेरिएबल के साथ आ जाएं, तो उन टर्म्स को हम कहेंगे कि इन्वॉल्व हो जाए, तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस फॉर्म बन जाती हैं। तो उसको हम xp के साथ डिनोट करेंगे। लेट xp बी गिवन सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑन द इंटरवल। उसका भी सेम हमारे पास इस तरह से ही जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा, और x जो होगा वो दो पार्ट्स में होगा, xc प्लस xp। ठीक है, तो xc जो होगा वो सेम होगा जो कि हमारे पास होमोजीनियस में दिया गया होता है, उसको हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, और p को हम पर्टिकुलर जो है वो कहेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन है हमारे पास। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होंगे, द वेक्टर xp विल बी ऑफ दिस टाइप। ठीक है, हमारे पास दिया गया है फंक्शन x डैश इज इक्वल टू ax प्लस f। ठीक है, इसको हम f कहते होते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसके इंट्रोडक्शन में बता दिया हुआ था। ऑन द इंटरवल दिस, तो हमने यहाँ से सिर्फ क्या यूज़ करना है, जब हमें कहा जाएगा कि आप इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालें, तो हम वहाँ पे सिर्फ xc को लेंगे और xp एज इट इज़ ही वहाँ पे एंड पे मेंशन कर देंगे। अब इनके क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन इसका आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया है कि इसका आपने फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्व करें कि क्या ये हमारे पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन निकलता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम रोस्किन्स मेथड को यूज़ करेंगे। रोस्किन्स मेथड लगाया तो इसका सॉल्यूशन ज़ीरो के इक्वल नहीं निकला, मीन्स कि हमारे पास कोई टर्म आ रही है, कोई हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो x1 और x2 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन द इंटरवल। ठीक है, और रोस्किन्स मेथड का ये रूल है कि वहाँ पे उसका सॉल्यूशन ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस के लिए दिया गया है, तो हम यहाँ पे xp लिख लेंगे। हमारे पास ये जो टर्म है x1 आपके पास दिया गया है, x2 जो है वो आपके पास इक्वल है 2e पावर t एंड 6e पावर t प्लस 8te पावर t एंड माइनस 8te पावर t। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये xp है और ये हमारे पास xc है। तो हमने पहले xc के थ्रू वैल्यूज़ निकाल ली, रोस्किन्स मेथड को अप्लाई किया, रोस्किन्स मेथड के थ्रू हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आई। अब आपने एंड पे क्या करना है कि जो आपके पास जनरल सोल्यूशन अगर कहा गया तो हम वहाँ पे लिख देंगे x इज़ इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस xp। ठीक है, तो वो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। अब जो क्वेश्चंस ये आपके क्वेश्चंस हैं 17 और 18 मैंने करवा दिया है, 19 और 20 आप लोगों ने खुद करना है। ये आपकी आज जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 8.1। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी हमने रोस्किन्स मेथड को ये अप्लाई करना है। रोस्किन्स मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। xp हमारे पास यहाँ पे दिया गया है t इंटू 2 4 एंड 4। ठीक है, x1 x2 एंड x3 वैल्यूज़ मौजूद हैं, हम वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब हमने उसको लिखा उसके बाद उसको एक्सपेंड किया, क्योंकि इसका मोड जो है वो ख़त्म करना है। आप किसी भी वैल्यू के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको कॉलम 2 के थ्रू एक्सपेंड किया हुआ है। एक्सपेंड करके इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से सोल्यूशन ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर्स वैल्यूज़ हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई एक इनमें से ऐसा सॉल्यूशन है जो बाकी दो को ऐड करने से या उनको सॉल्व करने से थर्ड सॉल्यूशन बन रहा है। अब हम उसी का ही देखेंगे कि ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये है 1 प्लस टी, ठीक है, -2 प्लस 2t 4 प्लस 2t, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1 -2 एंड 4। ठीक है,
थर्ड में हमारे पास था 3 + 2t, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब थर्ड वाली जो है ये हो सकता है कि इन दोनों का सम अप हो। x1 तो इनका सम अप नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन में आ सकता है कि हम इसमें से अगर कोई चीज़ इस तरह की सब्ट्रैक्ट करें कि वो x1 के इक्वल आ जाए, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है इसकी जो एक पॉसिबिलिटी है वो ये है कि x = 2x1 + x2, ठीक है। मैं अगर x1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और x2 को ऐड करती हूँ तो हमारे पास वही सॉल्यूशन आ जाता है जो हमारे पास x3 का गिवन था। तो इसका मतलब है कि कोई एक भी अगर वैल्यू ऐसी आ गई जो बाकी दो को सॉल्व करने से बन रही हो, तो वहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो डिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो आपके पास अब सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है।